Hi guys, welcome to our last batch of Economics for Finance practical questions। यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम के भी कुछ क्वेश्चन। तो छोटा सा सेशन रहेगा, फटाफट से इसे कवर कर लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। पिछले 2 लेक्चर जो करीब करीब 4 घंटे के गए थे उसके अंदर आपने देखा होगा मोस्टली हमने चैप्टर नंबर 1 ही कवर किया है, क्योंकि वही एक लेंथी चैप्टर है, मोस्ट वैरायटी वहां से आती है। यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 फटाफट से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 2 मॉनेटरी एग्रीगेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है M1 M2 M3 M4। M1 में क्या आता है बेटा? करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट, और बेटा इसके बाद आपको अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई ऐड करना है। ये बन गया M1। M1 से M2 पर जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा बेटा पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट। अब M3 पर आना है तो M2 से M3 पर नहीं आएंगे, M1 लेना है, याद रखना M1 लेना है, और टोटल टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। और M4 पे आने के लिए M3 ले लेना है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। M1 में आता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दैट इज कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। M1 बना। M1 से M2 पर जाने के लिए पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक डिपॉजिट्स ऐड कर दीजिए। M3 पे आने के लिए M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम ऐड कर दीजिए। M4 के लिए M3 लेना है, इस बार M3 लेना है, और आपको इसके अंदर ऐड करना है टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। M1 को बेटा नैरो मनी बोला जाता है, M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है, M4 को कुछ नहीं बोला जाता है। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं रिजर्व मनी की। रिजर्व मनी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच, एक होता है एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या लेते हैं हम? करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक। हम वहां पे नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम ले रहे थे M1 के अंदर, यहाँ पे बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई लेना पड़ेगा, और तीसरा अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। तो देखिए तीन चीजें यहाँ पर आने वाली है। ये सारी चीजें मैंने आपको चलती क्लास में भी कवर करवाई है, अभी क्विक वे में रिवाइज करवा रहा हूँ। सो करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक आएगा, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई आएगा, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। अगर आप M1 को याद रख लोगे तो आपको रिजर्व मनी याद हो जाएगा, लेकिन ये लाइबिलिटी अप्रोच है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन एसेट साइड की दी है तो आरबीआई के एसेट्स कहाँ कहाँ पर है? एक तो आरबीआई ने जो बेटा करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करके रखी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सो आरबीआई करेंसी लाइबिलिटी। फिर बेटा आरबीआई का क्रेडिट, आरबीआई ने जो पैसा दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई ने जो पैसा दे रखा है कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई ने जो पैसा दे रखा है कमर्शियल सेक्टर को, आरबीआई के नेट फॉरेन एसेट और आरबीआई की नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी लेस करनी है। यानी ये जो सभी आरबीआई के लिए रिसीवेबल है, ये आरबीआई के हो गए असेट्स, इन्हें ऐड करना है और लेस करना है आप लोगों को नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी। क्या लेस करना है? नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी। तो ये एक लाइबिलिटी अप्रोच है और एसेट अप्रोच है। लाइबिलिटी अप्रोच M1 जैसा ही दिखता है, पर वहां पे नेट टाइम डिपॉजिट नहीं, नेट डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते, हम वहां पे ले लेते हैं बेटा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। और लाइबिलिटी साइड होने के बाद जब एसेट साइड आप देखेंगे, एसेट साइड के अंदर आपको देखना है आरबीआई का क्लेम गवर्नमेंट की तरफ, कमर्शियल सेक्टर की तरफ नेट फॉरेन एसेट, बैंक की तरफ क्लेम, आरबीआई की बेटा जो नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी उसे लेस करेंगे, और जो गवर्नमेंट की करेंसी लाइबिलिटी है जो आरबीआई ने फुलफिल करी उसे ऐड करेंगे, रिजर्व मनी मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास ना क्वेश्चन आएगा, आपके सामने देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है M1 M2 M3 एंड M4। करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक M1 में आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, और उसमें से इंटर बैंक डिपॉजिट अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 7,000 आ जाएगा और इसका नेट 11,000 आ जाएगा। और अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, कहीं आपको अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई दिख रहा है? यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 8,000 भी नहीं है, टोटल डिपॉजिट भी नहीं है, अदर डिपॉजिट के नाम से दिख रहा है। तो भैया ये 7,000 प्लस ये 11,000 प्लस ये 4,000, ये हो गए बेटा 15 प्लस 7 22,000। M1 आपका आ जाएगा 22,000। अब M1 से M2 पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस में 8,000 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 30,000। 22,000 और 30,000। अब M3 पे जाने के लिए M1 लेना है और इसके अंदर नेट टाइम डिपॉजिट लेना है, तो 22,000 M1 के आए थे प्लस ये 28,000, 50,000 हो जाएगा। और अब M4 पे जाने के लिए M3 लेंगे 50,000 प्लस
ऑल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग में, ये इंक्लूडिंग एनएससी है जिसमें 3000 का एनएससी है, इसे लेस करके 16000 ऐड कर देंगे तो 50 प्लस 16 66,000। ठीक है, 66 आएगा ये। ठीक है, ये 3000 लेस करना था, गलती से 4000 लेस हो गया, 66,000 इज द आंसर। सिंपल है। ओके, फिर बेटा यहां से अब हमें रिजर्व मनी कैलकुलेट करनी है। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक दे रखा है, नेट सॉरी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक दे रखा है, इंटर बैंक डिपॉजिट दे रखा है, तो नेट डिमांड डिपॉजिट हो गया 11,000 का, बैंकर्स डिपॉजिट दे रखा है, नेट टाइम डिपॉजिट दे रखा है, अदर डिपॉजिट दे रखा है। हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला है? रिजर्व मनी निकालने के लिए बोला है। रिजर्व मनी में करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक लेंगे, बैंकर्स डिपॉजिट लेंगे और अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई लेंगे, तो 7,000 आ जाएगा, बैंकर्स डिपॉजिट 10,000 आ जाएगा और अदर डिपॉजिट 4,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है? 21,000। बराबर है। अब बेटा अगर मुझको M1 निकालने के लिए बोलेंगे तो मैं वही करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक लूंगा, नेट डिमांड डिपॉजिट लूंगा 11,000 प्लस अदर डिपॉजिट लूंगा 4,000, तो आंसर हो गया 22,000। 22,000। ठीक है, 21,000 एंड 22,000 आपके आंसर आ गए। अब हमें न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स भी देखने पड़ेंगे। M1 M2 M3 M4 देख लिए, रिजर्व मनी देख लिए, अब न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स देखेंगे। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा यूनिट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बेटा न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3। चलिए इसका लिटरेचर मैंने लिख के रखा होगा कहीं। हाँ, ये रहा इसका लिटरेचर, देखिए। NM1 न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स, आरबीआई ने मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1 M2 M3 M4 के अलावा अब न्यू एग्रीगेट्स भी लाना चालू कर दिया है। शुरुआत करते हैं NM1 से। NM1 और M1 सेम है। M1 कैसे निकलता था? करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। इन तीन चीजों को ऐड करके M1 निकलता था। NM1 भी वही है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, NM1 बना। NM1 से NM2 पर जाने के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप लोगों ने डिमांड डिपॉजिट ऐड किया यानी सेविंग डिपॉजिट, अब आप टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दो। ऐड कर दो टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट। शॉर्ट टर्म एफडीज आपको ऐड करनी पड़ेगी अप टू कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। यानी NM1 तो निकाल लिया, अब NM2 पर जाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट विद कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर ऑफ रेसिडेंट्स ऐड करना पड़ेगा, यानी कि छोटी एफडी। शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट इंक्लूडिंग एंड अप टू कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर आपको मिल जाएगा NM2। अब बेटा शॉर्ट टर्म ऐड कर दिया, अब लॉन्ग टर्म भी ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऐड कर देना और कॉल टर्म फंडिंग। कॉल फंडिंग यानी कि बेटा जब मांगे तब पैसा दो, और टर्म फंडिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया है। तो देखिए यहां पर आपने एक लॉन्ग टर्म चीज ऐड करी, एक और लॉन्ग टर्म चीज ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा NM3। अब बेटा आप जैसे M3 से M4 पर जाते थे, क्या ऐड करते थे? टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यही ऐड करिए। लेकिन इससे आपको NM4 नहीं मिलेगा, L1 मिलेगा, लिक्विडिटी एग्रीगेट। तो ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। फिर आपको दो चीजें यहां पर याद रखनी है, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये दो चीजें याद रखना है। बस यही है, L1 से L2 पे जाने के लिए रीफाइनेंसिंग और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐड करना है, L2 बन जाएगा। L2 से L3 पर जाने के लिए आपको ऐड करना है बेटा NBFCs को भी। L2 पर आ गए, L3 पर जाने के लिए पब्लिक डिपॉजिट विद NBFC, सबसे आखिरी में NBFC नॉन बैंकिंग को भी जोड़ दिया। तो NM1 कैसे बनता है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, इससे बन जाता है NM1। NM1 से NM2 पर आने के लिए बेटा हमको छोटी एफडीज ऐड करनी पड़ेगी। NM3 पर आने के लिए, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स 3 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म की एफडी और कॉल टर्म फंडिंग ऐड करनी पड़ेगी। NM3 से L1 पे आने के लिए वही करना पड़ता है जो M3 से M4 पर आने के लिए करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के सभी डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC ऐड कर देते हैं। अब L1 बन गया। L1 से L2 के लिए रीफाइनेंसिंग और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट याद रखना है, लास्ट में आप लोगों को अपना NBFCs को भी ऐड कर देना है।
चलिए इसी के ऊपर एक फटाफट बना बनाया क्वेश्चन भी है हमारे पास। यहाँ पर आपको दे रखा है करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, ये आएगा बेटा M1 NM1 निकालने के लिए। डिमांड डिपॉजिट दे रखा है, हमें नेट डिमांड डिपॉजिट चाहिए। अदर डिपॉजिट भी दे रखा है, ये आपको देखो टाइम डिपॉजिट शॉर्ट टर्म का दे रखा है, टाइम डिपॉजिट लॉन्ग टर्म का दे रखा है, एनबीएफसी दे रखी है, आरबीआई के डिपॉजिट दे रखे हैं, सब कुछ तो दे रखा है, बस आपको अरेंज करना है। बैंकर्स डिपॉजिट ये नहीं आएगा यहाँ पर, वो तो रिजर्व मनी में आता है। कॉल टर्म फंडिंग दे रखा है, टोटल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, एनएससी दे रखा है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक 7,000 प्लस डिमांड डिपॉजिट, नेट नहीं मिल रहा, जो दे रखा है ग्रॉस और नेट सेम है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट, ये तीनों का टोटल करोगे तो 24,000 आपका NM1 आ जाएगा। देखो 24,000 आ गया। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, छोटी एफडीज ऐड करेंगे 28,000 की, ये हो जाएगा 52,000। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कॉल टर्म फंडिंग्स को ऐड करेंगे और बड़ी एफडीज को 64,000 प्लस 12,000 यानी 76,000 को ऐड करेंगे। हमारा अभी आंसर आ चुका है 52। 52 के अंदर आप ऐड करोगे 64 प्लस 12, टोटल 1,28,000 आपका आंसर आ जाएगा। 1,28,000 आना चाहिए, 10 क्यों बोल रहा है भाई। अच्छा ये नहीं आएगा, सॉरी, ये तो पब्लिक डिपॉजिट है, हमको चाहिए बेटा कॉल टर्म फंडिंग, हमको ये 10,000 चाहिए, हमने गलती से ये ऐड कर दिया, ये तो भैया सबसे लास्ट में आएगा। तो 64,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 1,26,000। ठीक है, अब हम पहुंच गए NM3 पर। NM3 से L1 पर जाने के लिए वही करना पड़ता है जो आप लोगों को M3 से M4 पर जाने के लिए करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के सभी डिपॉजिट कहाँ गया, ये वाला 13,000 एक्सक्लूडिंग NSC, यानी मात्र 16,000 ऐड करने। 19,000 में NSC इंक्लूडेड है, मुझे लेस करना है, 16,000 ऐड करूंगा। 126 में 16 ऐड किए 142 हो गए। हम पहुंच गए L1 पे। अब मुझे क्या ऐड करना है, रीफाइनेंसिंग और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कुल मिला के 14,000 ऐड करने हैं। ये देखिए 142 प्लस 14 156, और लास्ट में वो 12,000 ये वाले NBFC के, ये 12,000 ऐड हो गए और हमारा आंसर आ गया। सिंपल सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इट्स सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, बड़ा M इज इक्वल टू छोटा m इंटू MB। मनी मल्टीप्लायर ये है, मनी मल्टीप्लायर का ये M है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, और ये है आपकी हार्ड करेंसी मॉनिटरी बेस। तो बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनिटरी बेस इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर। याद रखना बड़ा M इज इक्वल्स टू छोटा m इंटू MB। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इन एन इकोनॉमी मॉनिटरी बेस ये MB है 15,000, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू मॉनिटरी बेस ये है 15,000। व्हाट विल बी द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई खोज के निकालिए। अगर मल्टीप्लायर 1.2 है तो मल्टीप्लाई करो 1.2 से, हो जाएगा 18,000। मल्टीप्लाई करो 1.5 से एक बार तो 22,500, मल्टीप्लाई करो 1.8 से 15,000 इंटू 1.8, आपका आंसर आ जाएगा 27,000। कदम खत्म। नेक्स्ट है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है भैया, क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज बेसिकली क्रेडिट मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड रिजर्व 10% है CRR और SLR, तो 1 डिवाइडेड बाय 10%, 10 टाइम्स हो जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर। आपको मेरी बात समझ में, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंप्यूट मनी मल्टीप्लायर इफ CRR सॉरी इफ रिजर्व रेशियो इज 4%, तो मनी मल्टीप्लायर हो जाए क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर नहीं, मनी मल्टीप्लायर तो ये रहा। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4%, 1 डिवाइडेड बाय 4%, आंसर हो जाएगा 25 टाइम्स। अगर ये रहेगा 10% तो 1 डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स, और ये रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 20% 5 टाइम्स। फॉर एवरी 1 लाख डिपॉजिटेड इन बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए, अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 4%,
तो 1 डिवाइडेड बाय 4% आ जाएगा 25 टाइम, यानी आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है 25 गुना। तो बैंक में 1 लाख डिपॉजिट करोगे 25 लाख कर देगा। अगर आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है 10%, तो बैंक 10 गुना क्रेडिट मल्टीप्लायर कर देगा उसका। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर 10% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर है 10 टाइम्स, 1 लाख डालोगे 10 लाख बना देगा बैंक। और अगर रिक्वायर्ड रिजर्व है 20%, बैंक बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 का अप्लाई करेगा, 5 इंटू 1 लाख, 5 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हुआ। अभी हम यहाँ पर बेटा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड के हैं। 2 क्वेश्चन है, सिंपल है, सेम आएंगे, समझ लेना। और फिर मैं आपको 6-7 क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ नेशनल इनकम में, जिसमें मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा। और 1-2 क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल पिक है वो भी आपको कवर करवाऊंगा। तो नेक्स्ट 20-30 मिनट्स में आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। ये थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के क्वेश्चन है। अब थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या बोलता है? थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बोलता है, लेट्स से देयर आर टू ट्रेडिंग नेशन, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। अब बेटा और 2 गुड्स बना रहे हैं हम, गुड्स ए एंड गुड्स बी। तो बेटा थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बोलता है कि नेशन ए है, सॉरी नेशन एक्स है, उसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा एक गुड पे, लेट्स से ए। और दूसरा नेशन है नेशन वाई, उसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा दूसरे गुड्स पे, गुड्स बी पे। तो ट्रेड कैसे होगा? जो नेशन एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स ए बनाएगा, खुद भी यूज करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। नेशन वाई है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स बी बनाएगा, खुद भी यूज करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो देखिए नेशन एक्स ने गुड्स ए बनाया, खुद भी यूज किया, एक्सपोर्ट भी किया, मतलब इसको भी दिया। और नेशन वाई ने बेटा, नेशन वाई ने गुड्स बी बनाया, खुद भी यूज किया, इसको भी दिया। तो भैया इन्होंने क्या किया, जिस चीज में ज्यादा अच्छे थे वो बनाया भी और एक्सपोर्ट भी किया, बनाया भी और एक्सपोर्ट भी किया। इससे नेट गेन इन इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा होता है, नेट गेन इन इंटरनेशनल ट्रेड मोर होता है। क्या आपको बात समझ में? ओके, इजी होते हैं क्वेश्चन, सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जैसा ही है थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब होता है एक ट्रेडिंग नेशन के पास एक गुड्स पे एडवांटेज है और दूसरे ट्रेडिंग नेशन के पास दूसरे गुड्स पे एडवांटेज है। थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में एक ही नेशन के पास दोनों गुड्स पे एडवांटेज रहता है। जरा चेक करते हैं कैसे पता करना है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, the table below shows number of labor hours required to produce wheat and cloth in 2 nations। तो भैया 2 नेशन है, कंट्री एक्स है और कंट्री वाई है। ठीक है, 1 यूनिट क्लॉथ बनाने में और 1 यूनिट वीट बनाने में, एक यूनिट क्लॉथ बनाने में और 1 यूनिट वीट बनाने में कितना समय लगता है ये आपको दे रखा है। कंट्री एक्स को 4 घंटे लगते हैं एक कपड़ा बनाने में और इसको 1 घंटा ही लगता है। 1 यूनिट वीट बनाने में इसको 2 घंटे लगते हैं, इसको 2.5 घंटे लगते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा और सवाल पूछा जाएगा, कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज। आपको प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए बोल रहे हैं। विच कंट्री इज बेटर इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, विच कंट्री इज बेटर इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस व्हाट गुड, और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको यहां पर दे रखा है 1 यूनिट क्लॉथ और 1 यूनिट वीट बनाने के लिए एक एक नेशन को कितना घंटा लगता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यही जानकारी को कन्वर्ट करने वाला हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया 1 घंटे में ये लोग कितना काम करते हैं। भैया 1 यूनिट वीट बनाने के लिए और 1 यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, मेरे को ये नहीं जानना है। मैं इस इंफॉर्मेशन को अदर वे राउंड जानना चाहता हूं कि 1 घंटे में ये लोग कितना काम करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्लॉथ की बात करूं तो कंट्री एक्स को 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो बेटा 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.25 क्लॉथ। इसका मतलब है नेशन एक्स को 4 घंटे लगते हैं 1 यूनिट क्लॉथ बनाने में।
तो पर आवर वो कितना बनाएगा बेटा, 0.25। अब देखना कंट्री वाई को 1 घंटा लगता है एक क्लॉथ बनाने में, तो 1 घंटे में वो कितना बना लेगा, एक। अब कंट्री एक्स का देखते हैं, वीट का किस्सा। 1 घंटे में वो, सॉरी, 2 घंटे में वो एक वीट बना लेता है, तो 1 घंटे में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आएगा। और इसके केस में देखना भैया, एक वीट के लिए उसको 2.5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/2.5, दैट इज 0.4। इसका मतलब ये है कि मैंने पर आवर कितना काम कर रहे हैं ये पता कर लिया। कंट्री एक्स को देखिए, कंट्री एक्स 1 घंटे में 0.25 क्लॉथ और 0.5 वीट बना सकती है। कंट्री वाई को देखिए, वो 1 क्लॉथ और 0.4 वीट बना सकती है। क्या आपको ये बात समझ में? अब अगर मैं कंट्री एक्स को बोलूं भाई तूने क्या बनाना चाहिए, तो भैया उसने वीट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में वो 0.5 यूनिट बना देगा, यहां पर तो 0.25 यूनिट हो रहे हैं। और अगर मैं नेशन वाई को बोलूं, कंट्री वाई को बोलूं तूने क्या बनाना चाहिए, उसने ये बनाना चाहिए और इसका त्याग कर देना चाहिए। तो बस यही है आपका आंसर। और इसको अदर वे राउंड भी दे सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर? क्लॉथ ये 1 घंटे में 0.25 बनाता है, ये 1 बनाता है, तो इसको दे दो। वीट ये 0.5 बनाता है, 0.4 बनाता है, इसको दे दो। क्या आपको ये समझ में आए? इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर मान लीजिए मैंने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना, सेम क्वेश्चन और है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर आवर कितना काम कर रहे हैं, तो भैया पर आवर अगर कितना काम कर रहे हैं, ये 1 घंटे में 0.25 क्लॉथ या फिर 0.5 वीट बनाता है, ये 1 क्लॉथ और 0.4 वीट बनाता है। मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर क्लॉथ की बारी आई तो किसको क्लॉथ देना चाहिए? कंट्री एक्स 1 घंटे में 0.25 क्लॉथ बनाता है, 1 क्लॉथ बनाता है, तो इसको दे दो। अगर वीट की बारी करे, 1 घंटे में 0.5 वीट बनाता है और ये 0.4 बनाता है, तो 0.5 वाले को दे दो। तो कंट्री एक्स ने क्या बनाना चाहिए? कंट्री एक्स ने बनाना चाहिए वीट। और कंट्री वाई ने क्या बनाना चाहिए? उसने बनाना चाहिए क्लॉथ। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, ये जो टेबल बनाया ना, ये प्रोडक्टिविटी को ही कंपेयर किया। विच कंट्री हैज एडवांटेज ओवर वीट? वीट एक्स ने बनाना चाहिए। कंट्री एक्स हैज एडवांटेज ओवर वीट। किस कंट्री का एडवांटेज है क्लॉथ पे? क्लॉथ पे कंट्री वाई का एडवांटेज है। इफ देयर इज ट्रेड, विच कमोडिटी शुड दिस कंट्री प्रोड्यूस? आ गया ना आंसर। वीट प्रोड्यूस करना चाहिए एक्स ने, वीट प्रोड्यूस करना चाहिए एक्स ने, और वाई ने प्रोड्यूस करना चाहिए क्लॉथ। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच कमोडिटी? अच्छा, कंट्री एक्स क्या बनाएगी सर? कंट्री एक्स ये बनाएगी वीट। तो भैया अगर वो 1 घंटा वीट बनाएगी, मतलब वो क्लॉथ नहीं बना पाएगी। मतलब 0.5 वीट के लिए 0.25 क्लॉथ का सेक्रीफाइस, तो 0.25 क्लॉथ इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 0.25 क्लॉथ। सिमिलरली अब मैं क्या बनाऊंगा 1 घंटे में क्लॉथ, मैं 1 घंटे में वीट बनाऊंगा क्या? नहीं। इसका मतलब है 1 घंटा क्लॉथ बनाने के लिए मैंने 0.4 वीट का सेक्रीफाइस किया, ये है अपॉर्चुनिटी। तो जो नहीं बना रहे उससे विपरीत। अब सेम क्वेश्चन हम रेप्लिकेट करेंगे, वापस से प्रैक्टिस करेंगे। सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल। अब प्रोडक्ट ए दे रखा है, प्रोडक्ट बी दे रखा है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, कंट्री पी है, कंट्री क्यू है। देखिए प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कंट्री पी 8 घंटा लगाती है, 12 घंटा लगाता है। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 9 घंटा लगाता है, 3 घंटा लगाता है। कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर आवर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्हें पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं प्रोडक्ट ए की, तो 8 आवर में 1 यूनिट तैयार हो रहा है, तो 1 आवर में कितने यूनिट तैयार होंगे बेटा पर आवर? 1/8, यह आ जाएगा 0.125। ठीक है। अब यहां पर देखना प्रोडक्ट बी के लिए 9 आवर में 1 यूनिट तैयार हो रहा है, तो 1 आवर में कितना? 1/9, 0.11111। यहां पर देखिए 1 यूनिट तैयार हो रहा है 12 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना? 1/12, दैट इज 0.0833। और लास्ट वाला देखना 3 घंटे लग रहे एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 0.33। अब यहां पर आप इसे इंटरप्रीट कर पा रहे हैं क्या? इस बार कर लेना चाहिए आपने।
अगर मैं बात करूं कंट्री पी ने क्या बनाना चाहिए, कंट्री पी ने अगर प्रोडक्ट ए बनाएगा तो 0.125 बनेगा और ये 0.11 बनेगा, तो इसने क्या बनाना चाहिए, उसने ये बनाना चाहिए, 0.125 ज्यादा होता है। और कंट्री क्यू ने क्या करना चाहिए, 0.0833 बनाना चाहिए या 0.33 बड़ा है बेटा, उसने ये बनाना चाहिए। इसका मतलब है कंट्री पी ने ए बनाना चाहिए, कंट्री क्यू ने बी बनाना चाहिए। Is the theory of absolute cost advantage applicable? Yes, theory of absolute cost advantage is applicable. कैसे पता करेंगे absolute cost advantage? आप प्रोडक्ट ए को देखिए, प्रोडक्ट ए को कौन अच्छे से बना रहा है सर, ये प्रोडक्ट बी को कौन ज्यादा चतुराई से बना रहा है, ये, क्योंकि प्रोडक्ट ए अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट ए को ये 0.125 निकाल देता है, 0.0833 निकालता है। प्रोडक्ट बी का देखिए ये 0.11 निकाल रहा है, ये 0.33 निकाल रहा है। तो कंट्री ए का एडवांटेज है पी पे, कंट्री बी का एडवांटेज है क्यू, प्रोडक्ट ए पे पी का एडवांटेज है, कंट्री पी के ऊपर प्रोडक्ट बी का एडवांटेज है। तो एक कंट्री का एडवांटेज एक गुड पे, दूसरी कंट्री का एडवांटेज दूसरे गुड पे, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। इफ योर आंसर टू पार्ट बी इज अफर्मेटिव, विच कंट्री हैज एडवांटेज ओवर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 घंटे में 0.125 बना रहा है, ये 0.833 बना रहा है, तो ये जीता। और प्रोडक्ट बी ये 0.11 बना रहा है, 0.33 बना रहा है, ये जीता। इफ ट्रेड टेक प्लेस विच कंट्री शुड प्रोड्यूस व्हाट, आंसर दे दिया। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत सिंपल है, अगर मैं ये बना रहा हूं तो 0.833 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर मैं ये बना रहा हूं तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं तो प्रोडक्ट बी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.11, में प्रोडक्ट बी नहीं बना पा रहा, और अगर मैं प्रोडक्ट बी बना रहा हूं तो भैया प्रोडक्ट ए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। कंप्यूट द प्रोडक्शन निकाल लिया बेटा। इज द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एप्लीकेबल, यस, वो लिख देना है आपको, क्योंकि कंट्री पी ए बना रही है, कंट्री क्यू बी बना रही है। इफ योर आंसर टू पार्ट विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ए, ए किसने बनाना चाहिए, पी ने, कंट्री पी ने ए बनाना चाहिए और कंट्री क्यू ने बी बनाना चाहिए। ला, ये हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अब कंट्री पी क्या बना रही है सर, वो ए बना रही है, मतलब बी नहीं बना पा रही, तो कंट्री पी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.11 है, 0.11। और कंट्री क्यू की कॉस्ट क्या है, कंट्री क्यू बना रही है प्रोडक्ट बी, तो 0.083 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टीरियो टाइप के क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पूरा का पूरा चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं बाद में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं जिसके मेरे पास सॉल्यूशन है, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं भी हैं, फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन मैंने मॉड्यूल के कुछ खास क्वेश्चन पिक किए हैं, तो स्पेशल पिक फ्रॉम मॉड्यूल इट इज। ठीक, सो यू विल गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल, पर नहीं भी आपको मिले तो भी कोई बात नहीं, यहीं के यहीं देख कर जाओ, अलग से करने की जरूरत नहीं है बाद में। ओके, कुछ पॉइंट्स है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर आप पे, आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट बेस ईयर्स प्राइस, बराबर है। इससे मिल जाता है आपको जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो आप ऐसे हर साल के जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने जीडीपी डिफ्लेटर निकाला ईयर 2 का और जीडीपी डिफ्लेटर निकाला 1 का, तो अब इस जानकारी की मदद से इन्फ्लेशन निकल सकता है, कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 1 इन 200। बेसिकली
चेंज इन जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। जैसे आप चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हो ना, समझो 100 रुपए का 130 रुपए हो गया, तो आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, 130 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। बस सेम उसी तरीके से बेटा जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 1 इनटू 100। इससे आपको इन्फ्लेशन पता चल जाएगा। क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक क्वेश्चन दे रखा है, तो, आप यहीं पर क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। फाइंड आउट द जीडीपी डिफ्लेटर और उसको इंटरप्रेट करिए। आपको ईयर 14, 15, 16, 17 और 18 का दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय ये रियल जीडीपी 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 100, जीडीपी डिफ्लेटर 100। यहाँ पर देखिए जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2015 800 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, 800 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 123.08। आप नेक्स्ट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे अगर इन्फ्लेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इन 2 सालों का इन्फ्लेशन निकालना है तो मैं निकालूंगा 123.08 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 23.08% महंगाई बढ़ी है। अगर मुझे इन 2 सालों का निकालना है 143.75 माइनस 143.08 डिवाइडेड बाय 123.08 इंटू 100, इससे मेरे को इस साल का इन्फ्लेशन पता चल जाएगा। समझो मुझे इस साल का इन्फ्लेशन पता करना है तो 130.25 माइनस 136.84 डिवाइडेड बाय 136.84 इंटू 100, कितना आएगा बेटा, 130.25 माइनस 136.84 डिवाइडेड बाय 136.84 इंटू 100, आंसर आएगा आपका 4.81। नेगेटिव में महंगाई गिरी है, देखो ना 136 से 130 हो गई, महंगाई गिर गई। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, और जीडीपी सॉरी इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इनटू 100। अगर आंसर माइनस में आया मतलब महंगाई कम हुई है, बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी दे रखे, नॉमिनल जीडीपी आपको 3000 दे रखी है, रियल जीडीपी 4700 दे रखी है इनटू 100, जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, जीडीपी डिफ्लेटर आएगा 63.82%, 63.82% गिर गई है महंगाई। ठीक है, प्राइस गिर गई, 100 से नीचे मतलब प्राइस गिरा है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखा है बेटा, नॉमिनल जीडीपी 450 दे रखा है, ठीक है। तो रियल जीडीपी आपको पता नहीं है, खोज के निकाल, सॉरी नॉमिनल जीडीपी निकालना है आपको, रियल जीडीपी पता है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी तो हमको पता नहीं, नॉमिनल जीडीपी हमको पता नहीं, रियल जीडीपी है 450 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 120% हो रहा है, 120 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 120 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100, 540 आंसर आ जाएगा। और चेक करके देख लो 540 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 बराबर 120 आता है। सिंपल है, कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इमीडिएटली देख लूंगा। बहुत फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी खोज के निकालना है, रियल जीडीपी दे रखा है, वैल्यू 120% दे रखी है, आंसर आ जाएगा। सपोज नॉमिनल जीएनपी, जीडीपी जीएनपी ठीक है एक ही बात है। सपोज द नॉमिनल जीएनपी इज 600 एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर इज 100। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200। अच्छा, दो नॉमिनल जीडीपी दे रखे हैं, मैं नया वाला लेने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने नया वाला पूछा है। नया नॉमिनल जीडीपी कितना है 1200 करोड़ और प्राइस इंडेक्स है 110। मुझको रियल जीडीपी बताना है, तो रियल जीडीपी कितना आ जाएगा बेटा, रियल जीडीपी आ जाएगा 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, आंसर आ जाएगा आपका 1090.9। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। ओके, बस एक दो क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, आपको वैल्यू एडेड मेथड यानी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया रहता है,
बच्चों सेल्स दे रखा रहता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा रहता है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा रहता है। हम दो फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर ऐसा क्यों करते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? ध्यान से देखना, इट मे लुक लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमें बेटा अगर सेल्स दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अगर हमें ऐसी जानकारी दे रखी है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चाहिए फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। ये तो सोल्ड यूनिट है। तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स होता है। तो बेटा अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को चेंज इन स्टॉक बोला जाता है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी में ध्यान से देखना। अगर आपको सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो आप सीधा प्रोडक्शन का फॉर्मूला लगाओ। कैसे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। ओपनिंग कितना दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे 500, प्रोडक्शन तो पता नहीं, क्लोजिंग कितना दे रखा है 400, और सेल्स कितना दे रखा है 700। तो ये कितना हो गया बेटा, 500 प्लस पी माइनस 400 इज इक्वल्स टू 700। 400 उधर जाएगा, वो प्लस 400 हो जाएगा 1100, और ये 500 उधर माइनस में जाएगा, 1100 माइनस 500, 1100 माइनस 500 600। तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा आपका? प्रोडक्शन हो जाएगा 600। फिर उसमें से लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350, तो 250 बचेगा आपका जीडीपी एमपी। लेकिन कई बार क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दे रखा रहता, तो क्या करने का? देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको सेल्स दिया होगा, उसमें ऐड कर देना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना। चेंज इन स्टॉक का मतलब ही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रहता है। तो अगर आपको सेल्स क्लोजिंग ओपनिंग दे रखा है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सेल्स। इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा रीड्राफ्ट करोगे, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कई बार आपको ऐसे खुली जानकारी दे रखी है तो ऐसे यूज करो, कई बार आपको सेल्स प्लस इसकी वैल्यू दे दी रहती है। अब बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को ही चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को याद रखना। चेंज, चेंज मतलब सी से स्टार्ट होता है, तो ये भी क्लोजिंग से स्टार्ट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में हो सकता है वो सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग दे, आप प्रोडक्शन निकाल लो उसकी मर्जी से। लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब ही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। ये आपसे हो जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखिए, परचेज दे रखा है मेरे को, सेल्स दे रखा है 450, मुझे ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। ओपनिंग मुझको दे रखा है 40, प्रोडक्शन पता नहीं है, क्लोजिंग दे रखा है 30, और सेल्स दे रखा है 450। ये 30 इधर प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, 440 हो जाएगा प्रोडक्शन आपका। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा बेटा जीडीपी एमपी 240। अब मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ कर लिया, यहाँ पे परचेज भी दे रखा था पर परचेज नहीं है, फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहता तो मैं सेल्स को ही प्रोडक्शन मान लेता, मैं मान लेता ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है। उसी तरीके से अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो आप परचेज को ही कंजम्पशन मान सकते हो, पर अगर आपको दे रखा है तो तकलीफ ही क्या है। ठीक है, सो दीज मेनी क्वेश्चंस आई वांटेड यू टू सी। ध्यान से सुनना, लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बोला था फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो भैया अक्सर तो सेल्स ही दिया रहता है, क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दिया रहता, तो सेल्स का मतलब ही प्रोडक्शन होता है। तो जब भी मैं सेल्स लिखता हूं कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एमपी, मेरा मतलब प्रोडक्शन ही होता है। और जब भी मैं बेटा परचेस को माइनस करता हूं उसका मतलब ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन की जानकारी अलग से दे रहा है तो उसे लीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जानकारी अलग से दे रहा है तो उसको लीजिए। राइट, कई बार आपको सेल्स दिया रहता है और उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है, या फिर सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके भी आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं।
थैंक यू सो मच। सारे एमसीक्यूज सॉरी सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए बहुत जल्दी क्रिस्प वे में। आई होप कि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट इससे डिराइव करेंगे। प्लेलिस्ट को चेक जरूर करना और कैसा पेपर कैसा हुआ। थैंक यू सो मच।